नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप सिंह हमारे YouTube चैनल HM1 पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। अगर हम मौर्य साम्राज्य के पूरे कालक्रम की बात करें तो पूरा कालक्रम जो था इसका तो 323 या कई बुकों में अपने को 322 भी मिल जाता है। 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक का जो इसका कालक्रम था वो मौर्य साम्राज्य का था। अब हम अगर बात करें मौर्य साम्राज्य के जो शासकों की बात करें कि जो मौर्य साम्राज्य के शासक कौन थे, मतलब कि जो इतिहासकार है, इतिहासकारों के अनुसार जो मौर्य साम्राज्य थे वो किस वर्ण से थे, तो हम लिख सकते हैं मौर्य कौन थे, मतलब कि जो ये शासक हुए थे वो किस वर्ण से थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार जो मौर्य शासक थे वो क्षत्रिय वर्ण के थे। फिर अगर हम बात करें जैन या बौद्ध ग्रंथ की, जैन या बौद्ध साहित्यों की बात करें तो इनके अनुसार जो मौर्य शासक हुए थे वो शूद्र वर्ण के थे। और अगर हम बात करें मुद्रा राक्षस की बात करें, मुद्रा राक्षस की बात करें कि जो मौर्य शासक थे वो निमन कुल के थे, निमन कुल के थे। अगर हम बात करें एक विशेष महत्वपूर्ण इतिहासकारिका की बात करें जिसका नाम आता है रोमिला थापर। इस रोमिला थापर की हम अगर बात करें तो इसके मत के अनुसार जो मौर्य शासक हुए थे वो वैश्य वर्ण के थे। और इसी के साथ इतिहासकार, अधिकतर इतिहासकार सहमत हैं, तो हम कह सकते हैं सर्वमान्य मत, मतलब कि जितने भी इतिहासकार हुए उन सारे इतिहासकार ज्यादातर इस रोमिला थापर के साथ सहमत हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के जो शासक हुए थे वो वैश्य वर्ण के थे, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार इसी का पक्ष से सहमत हैं। अब हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, तो इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो हमने जो हमारा पहला जो टॉपिक पढ़ा था मगध राज्य का उत्कर्ष, उसमें हमने बात की थी कि नंद वंश का एक अंतिम शासक हुआ था जिसका नाम था घनानंद। इस घनानंद के दरबार में एक पुरोहित काम करता था, उस पुरोहित का नाम था चाणक्य। अब जो ये चाणक्य था, एक दिन क्या हुआ, इस घनानंद ने इस चाणक्य को बड़े दरबार में अपमानित कर दिया। भाई जब पूरे बड़े दरबार में आप अपमानित करोगे तो बंदे को बेइज्जती महसूस होगी, शर्मिंदा होगा कि भाई अगर आपने मेरी कोई गलती थी तो मुझे कुछ कहना था, तो अकेले में कहते, मेरी सभी के सामने इंसल्ट नहीं करनी थी। तो इस बात से खफा हुआ चाणक्य। खफा होते ही इसने अपनी बेइज्जती महसूस की पूरे बड़े दरबार में। तो वहीं से ही इस चाणक्य ने, इतिहासकार कहते हैं कि इसने कसम खाई कि हे घनानंद, एक दिन तेरी बर्बादी का कारण मैं ही बनूंगा, क्योंकि तुझे अपने राजपाट की बहुत अधिक या बहुत ज्यादा घमंड है, तो तेरा ये घमंड जो है वो चकनाचूर मैं स्वयं करूंगा। अब हम बात करें इस चाणक्य की, कभी कभार इस चाणक्य से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि चाणक्य का वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम क्या था। अगर हम इसके वास्तविक नाम की बात करें
तो इसका नाम था विष्णु गुप्त। और कई बुक्स वगैरह है उनमें चाणक्य का नाम कौटिल्य भी मिलता है। अगर हम बात करें यह चाणक्य जो था यह कहाँ का निवासी था, तो यह निवासी तक्षशिला का निवासी था। तो उस समय बात करें गंधार जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी। अब हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इस चाणक्य का क्या रोल था या इसकी क्या भूमिका थी, तो उसकी हम बात करें तो चाणक्य जो था, चाणक्य जब घनानंद के दरबार से अपमानित हुआ तो अपमानित होने के बाद यह अपने यहाँ से घनानंद के दरबार से अपने देश अपने निवास स्थान तक्षशिला की ओर चल पड़ा। क्योंकि जब बंदे की बेइज्जती हुई तो जहां पर जिस दरबार में काम करता था, जैसे मान ले यहाँ मगध में था तो मगध से कहाँ जाने की तैयारी की, तक्षशिला की। अब जब ये चाणक्य इस तक्षशिला की ओर जा रहा था तो रास्ते में इसने कुछ देखा। रास्ते में क्योंकि जब जाएगा तो रास्ते में कोई गांव भी आएंगे, तो रास्ते में एक देखा कि कुछ बच्चे कुछ बालक थे। वो बालक क्या थे, गेम खेल रहे थे, खेल खेल रहे थे। खेल खेल रहे थे तो उस बालकों में क्या था कि इन बालकों में एक चंद्र नाम का एक छोटा सा बालक ने इस चाणक्य को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। क्योंकि यह चंद्र जो बालक था बाकी बालकों से जो ये गेम खेल रहे थे, गेम का नाम है राज फिल्म। यह गेम बहुत बढ़िया तरीके से यानी कि सुलझे हुए तरीके से खेल रहा था, तो उसको देखकर बालक चंद्र को यह चाणक्य प्रभावित हुआ। तो इस प्रभावित इतना हुआ कि चाणक्य को अपनी जो घनानंद के दरबार में कसम खाई हुई थी वो याद आई कि मेरी जो कसम है उसको पूरा करने में यह बालक मेरी सहायता कर सकता है, यह बालक मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। यह सोचकर इस चाणक्य ने इस बालक चंद्र के स्वामी का पता किया कि इस बालक जो ये चंद्र है यह है, इसका मालिक कौन है। तो कहीं से पता चला कि इस बालक जो ये चंद्र है इसका जो स्वामी है स्वामी है एक शिकारी। तो यह चाणक्य इस शिकारी के पास गया, शिकारी से पता किया, तो शिकारी से बात करने पर इस चाणक्य ने इस बालक चंद्र को 1000 करशापन मुद्रा में खरीद लिया। कि इस चाणक्य को इस बालक चंद्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया, और जब प्रभावित हुआ तो इसने इसके स्वामी शिकारी से बात की। शिकारी से बात करने पर 1000 करशापन मुद्रा में खरीद लिया। अब यहाँ से जो विद्यार्थी है इसमें जो नोट करने वाली चीजें हैं, एक तो जो ये बालक गेम खेल रहा था उस गेम का या उस खेल का नाम क्या था, तो खेल का नाम था राजकिलम। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लें। फिर बात आ जाए कि कितनी मुद्रा में खरीदा, तो 1000 करशापन। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि बालक चंद्र या चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की मुलाकात कैसे हुई, या मुलाकात के समय बालक चंद्र कौन सा खेल खेल रहा था, तो राजकिलम। कि जब चाणक्य और बालक चंद्र की मुलाकात हुई तो उस समय बालक चंद्र कौन सा खेल खेल रहा था, तो आंसर आएगा राजकिलम। अब हम अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन कि अगर आ जाए कि इस जो चाणक्य था, चाणक्य ने बालक चंद्र को कितने रुपयों में या कितनी मुद्राओं में खरीदा, तो 1000 करशापन मुद्रा में। और यहाँ से खरीदने के बाद
इस बालक चंद्र को चाणक्य अपने साथ कहाँ ले गया? तक्षशिला ले आया। और यहाँ इस बालक चंद्र को तक्षशिला ले जाकर इसको सामाजिक शिक्षा, समाज की शिक्षा प्लस सैनिक शिक्षा दोनों दिलाई। इसको योद्धा बनाया भी और उसको समाज की शिक्षा भी दी। ठीक है, ये तो बात हुई चाणक्य की। अब हम अगर बात करें बालक चंद्र की, हम अगर बात करें कि बालक चंद्र कौन था, इसके माता पिता कौन थे, यह शिकारी के पास कैसे पहुंचा, अब हम उसकी बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी हम अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी माता की, जो कि अपने को बुक्स वगैरह है, बुक्स वगैरह में जो उल्लेख मिलता है सिर्फ इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम ही पता चलता है, पिता के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो हम सबसे पहले माता का नाम लिखेंगे। माता का नाम था मुर्रा। अब इतिहासकारों के अनुसार कि जो ये बालक चंद्र था, बालक चंद्र का जो पिता था यह कहते हैं कि घनानंद की सेना में काम करता था। घनानंद की सेना में काम करता था। और कहते हैं कि घनानंद का जो मगध साम्राज्य था, तो मगध में क्या हुआ कि कोई बाहरी आक्रमण हुआ, ब्राह्य आक्रमण हुआ। इस जब ये ब्राह्य आक्रमण हुआ तो कहते हैं कि इस ब्राह्य आक्रमण में इस बालक चंद्र के पिता मारे गए या उनकी हत्या हो गई, मौत हो गई। तो अब कहते हैं कि जब ये ब्राह्य आक्रमण हुआ था तो जो ये बालक चंद्रगुप्त था या बालक चंद्र था, यह उस समय ब्राह्य आक्रमण के समय अपनी माँ मुर्रा के गर्भ में था। मतलब कि अभी इस बालक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म नहीं हुआ था। कब? जब ब्राह्य आक्रमण हुआ था। अब जब इस बालक चंद्र का जन्म होगा तो इसकी माँ के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी विकट परिस्थिति क्या थी? इस बालक का पालन पोषण करना। क्योंकि जब इसका क्या था कि जब इसके पिता की हत्या हुई, मौत हो गई थी, तो घर पर उसकी आर्थिक स्थिति खराब, तो इसकी माँ मुर्रा ने इस बालक चंद्रगुप्त मौर्य को किसको बेचा? उससे पहले एक गोपालक को बेच दिया। अब उसको बेचने के बाद गोपालक से आगे ले गया शिकारी। अब शिकारी से किसने परचेज किया बालक चंद्रगुप्त मौर्य को? एक चाणक्य ने। तो ये चाणक्य का पूरा इतिहास था कि यह कैसे चाणक्य के पास पहुंचा। कि सबसे पहले ये अपनी माँ मुर्रा के पास, मुर्रा ने आगे बेच दिया गोपालक को, गोपालक से शिकारी के पास गया, शिकारी से यह चाणक्य ने 1000 करशापन मुद्रा में खरीद लिया। अब हम बात करें कि जब ये बालक चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा हुआ तो इस चाणक्य को अपनी खाई हुई कसम याद आई। तो इन दोनों ने मिलकर, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य प्लस चाणक्य दोनों ने मिलकर लगभग 322 या 323 ईसा पूर्व के आसपास घनानंद पर आक्रमण कर दिया। अब जब इन्होंने आक्रमण किया दोनों ने, तो पहला जो प्रथम आक्रमण था, तो प्रथम आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की हार हुई, या यह क्या हुई? पराजित हुए। विजय किसकी हुई? घनानंद की हुई। अब हम बात करें
कि इस पराजित हुए इस हार से शिक्षा ली किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिक्षा कैसे मिली? एक दिन ये चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा कि एक बालक को उसकी माँ रोटी खिला रही। अब रोटी खिला रही थी छोटे बालक को, तो उस बच्चे की माँ ने उसको साइडों से तोड़ तोड़ कर खिलाना शुरू किया और लास्ट में कहाँ पहुंची? सेंटर में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा कि हमारी जो पहली हार थी उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? यही था कि हमने क्या किया कि ये घनानंद है, डायरेक्ट हमने घनानंद पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले हमें क्या करना था कि इसके जो सहयोगी थे या इसके जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी शासक थे, या तो उनको अपने साथ मिला लेते या फिर उन पर कब्जा कर लेते कि यह इसके सहयोगी हो सकते हैं या इनके विरुद्ध घनानंद की सहायता भी कर सकते हैं। तो इस कारण इन्होंने देखा सबसे पहले कि ये इसके जो पड़ोसी शासक हैं, पहले उनके साथ अपना संबंध बनाया जाए, फिर बाद में आक्रमण किस पर किया जाए? घनानंद पर। क्योंकि अगर ये सहयोगी चंद्रगुप्त मौर्य के भी होंगे इनके, तो क्या होगा? यह घनानंद के विरुद्ध इसकी सहायता नहीं करेंगे, मतलब या तो तटस्थ रहेंगे या फिर किसी की सहायता, या घनानंद के पक्ष से भी नहीं लड़ेंगे ना चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष से। तो ये अकेला रह जाएगा, जिससे हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जब दोबारा दूसरा आक्रमण किया घनानंद पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की विजय हुई और मगध पर नए राजवंश मौर्य वंश की नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की अब हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की इसके कालक्रम की हम बात करें तो 322 या 323 ईसा पूर्व से लेकर इसका जो कालक्रम था, जो ये गद्दी पर बैठा था, तो ये बैठा था लगभग 298 ईसा पूर्व तक। इसका जो कालक्रम था 298 ईसा पूर्व तक था। इसकी बात करें हम चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इसका प्रधानमंत्री जो था, प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य। फिर हम अगर बात करें कि जैसे ये गद्दी पर बैठा मगध की, तो मगध की गद्दी पर बैठने के बाद इसने मगध की राजधानी जो अपनी स्थापित की थी वो बनाई थी पाटलिपुत्र। फिर हम बात करें इसकी कि 305 ईसा पूर्व में, हम बात करें 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य प्लस सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ। अब युद्ध का कारण क्या था? सबसे पहले हम देखें ये सेल्यूकस निकेटर का अर्थ देखें। तो ये सेल्यूकस तो शासक का नाम था, अब निकेटर इसकी क्या थी? उपाधि। उपाधि अर्थ बनता है इसका विजेता। अब हम बात करें कि इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था इसका कारण क्या था? इसके कारण का जो प्रमुख कारण था वो 4 प्रांत थे। 4 प्रांत। 4 प्रांतों की हम अगर बात करें तो 4 प्रांत कौन कौन से थे? तो पहला प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, सिंध। यह 4 प्रांत थे। चारों प्रांतों को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ। अब जब युद्ध हुआ तो सेल्यूकस ने देखा कि यह चंद्रगुप्त मौर्य मेरे से क्या हो रहा है? विजय हो रहा है।
तो इस सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष संधि का प्रस्ताव भेजा। संधि के प्रस्ताव में सेल्यूकस निकेटर ने शर्त रखी। जो संधि की जो शर्तें थी वो यह थी कि आपको, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया कि आपको 4 प्रांत चाहिए तो मैंने दिए, पर मेरी जो शर्त यह है कि आपको मेरी पुत्री, इसकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम है हेलेना, और अगर यूनानियों की बात करें तो यूनानी इतिहास में कार्नेलिया नाम मिलता है, तो कार्नेलिया के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी की और दहेज में उसको 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और सिंध मिले। अब हम बात करें कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस के घर पर हुई तो इसका भी एक मतलब कि एक प्रकार से बात की जाए, इसका भी फर्ज बनता है कि यह भी कुछ ना कुछ सेल्यूकस को भेंट करे। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 हाथी भेजे। इसने कहा कि भाई तूने मेरे घर पर 1 हाथी भेजा, मतलब हेलेना भेजी जो सारी उम्र मेरे को खाएगी, तो मैं तेरे को 499 ज्यादा देता हूँ, 500 हाथी भेजे। अब हम बात करें सेल्यूकस की। फिर 305 में ये संधि होने के बाद 302 में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा, अपना एक दरबारी राजदूत भेजा। तो लिख सकते हैं 302 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने दरबार में किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा, अपना एक विद्वान भेजा। विद्वान का नाम था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज को भेजा 302 ईसा पूर्व में। अब मैगस्थनीज इसके दरबार में आया, 302 ईसा पूर्व में आया। तो मैगस्थनीज की पुस्तक की बात करते हैं। यहाँ पर इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसकी जो पुस्तक का नाम है इंडिका। पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि यूनानी भाषा की पुस्तक है। अब हम बात करें कि जो इस पुस्तक में मैगस्थनीज ने क्या कुछ लिखा है, तो इसकी जो इंडिका पुस्तक है, पुस्तक में सबसे पहले मैगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन के बारे में बताया है कि यहाँ पर अकाल नहीं पड़ते। जो इसने दूसरी बात कही है, यहाँ पर दास प्रथा प्रचलन में नहीं है, और कई चीजें इसने बताई, लेकिन महत्वपूर्ण 2 चीजें। अब इन दोनों के बारे में आगे जाकर जब चाणक्य की पुस्तक आती है अर्थशास्त्र, तो उसमें ये दोनों के दोनों अपोजिट हो जाते हैं उसके। ये तो कहता है अकाल नहीं पड़ते, ये कहता है दास प्रथा प्रचलन में नहीं थी। पर चाणक्य की पुस्तक जो है वो कहती है कि अकाल पड़ा था, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अकाल के समय यही चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्रशासन छोड़कर, गद्दी छोड़कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में चला जाता है। यहाँ से अगर हम देखें, अपने खुद के वे से देखें, तो यहाँ हम मान सकते हैं इस मैगस्थनीज की हो सकती है मजबूरी हो यहाँ पर इस चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशंसा करने की। जैसे हम उदाहरण की बात करें कि कोई बच्चा अपने किसी मासी के पास या कहीं भी किसी के पास रिश्तेदार के पास रहता है, मान लो उसके साथ वहां रहते हुए उसकी कोई झड़प भी हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा मन मुटाव भी हो जाए, लेकिन जब वो उसके पास उसके माता पिता मिलने गए तो उसकी शिकायत नहीं करते। क्यों? उसको पता है अगर मैंने ये शिकायत की
तो ये मौसी या रिश्तेदार कह देगा कि मंडा अपनो गोथलियो चक और टप जा। यही बात इसके साथ कि अगर मेगास्थनीज इसकी बुराई करता तो हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य इस मेगास्थनीज का गोथलिया समेट कर भगा देता वापस। ये कारण भी हो सकता है। चलो ये तो बात हुई इसकी मेगास्थनीज की। अब हम अगर बात करें कि 302 के बाद हमें एक प्रमाण मिलता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अकाल नहीं पड़ते, तो उसका एक प्रमाण हमें क्या मिलता है। इतिहासकार कहते हैं कि 300 ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व में मगध में लगभग 11 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इस भीषण अकाल जो था, इस अकाल का निजाकत या अकाल का कोई समाधान न होने के कारण इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि अपना राजपाट छोड़ दिया, अपना राजपाट या सिंहासन त्याग दिया और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चल पड़ा। कहाँ? कर्नाटक के जंगल हैं जिनका नाम मिलता है श्रवण बेलगोला की पहाड़ियां। यहाँ चला गया कि जब इसने देखा अभी 11 साल हो गए अकाल पड़ते पड़ते, तो मेरे से कोई निजाकत नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूं, अपना मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं या मैं बैठने के लायक नहीं हूं इस राजगद्दी पर अगर वर्तमान की स्थिति की हम बात करें तो शायद ही ऐसा कोई राजा या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो जिसने देखा कि मेरी प्रजा खुश नहीं है तो मैं गद्दी त्याग दूं। वो तो कहेंगे कि हमें तो गद्दी से मतलब है, जनता मरती है तो मरने दे। अब हम बात करते इसी की। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट अपना सिंहासन छोड़ दिया 300 ईसा पूर्व में और जैन मुनि थे जो भद्रबाहु, उसके साथ कर्नाटक के जंगलों में श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। यहाँ पर लगभग 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार, जैन धर्म में एक परंपरा है, इस परंपरा का नाम आता है सलेखना पद्धति। इस सलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए और इनका देहांत हुआ। इनके बाद जो गद्दी पर बैठेगा चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम आता है बिंबिसार, जिसकी हम चर्चा अगले वीडियो